तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती, स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक की फाइनल अपडेट और 72,825 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की हाईकोर्ट सुनवाइयों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 3 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है और उस सुनवाई में आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार की तरफ से जो 8 जनवरी का आर्डर मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन मूव की गई है, उस पर आर्गुमेंट होना है और इसके साथ साथ सरकार और विभाग की तरफ से जो अर्चना राय की याचिका पर काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है, इन दोनों को लेकर के आर्गुमेंट होना है। और आप सभी को बता दें, सरकार और विभाग के पास एकमात्र विकल्प है 8 जनवरी के आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर आर्गुमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेकर के चयनितों का स्कूल आवंटन कराना और स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिलते ही चयनितों का स्कूल आवंटन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो आर्डर मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई सरकार की तरफ से, उस पर आर्गुमेंट करते हुए स्कूल आवंटन का आदेश निर्गत नहीं होता है 3 अप्रैल को, तो साथियों एक सच्चाई के तहत आप ये मानकर चलें, फिर आपको एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा स्कूल आवंटन के लिए। और उसके बाद आपको बता दें, जब फाइनल चीजें निस्तारित हो जाएंगी इस भर्ती से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद जो आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो अधीन रहेगी। हालांकि जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है और सचिव सर और जो आपके निवर्तमान सचिव थे प्रताप सिंह बघेल सर, जो डीजी हो गए हैं, उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है और अभ्यर्थी जो मिलने जा रहे हैं उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के सरकार बहुत ही मजबूती के साथ जा रही है और 3 अप्रैल को एड़ी से चोटी का जोड़ लगाने का प्रयत्न करेंगे स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेने के लिए। लेकिन आप सभी को बता दें, सरकार की तरफ से अपने अधिवक्ताओं में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, ना तो तुषार मेहता सर को अभी तक ब्रीफ किया गया है, ना ही उनको टोकन मनी जैसी कोई बातें की गई हैं, यानी उनको हायर करने को लेकर के कोई भी प्रोसेस सरकार की तरफ से डिसाइड नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 3 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार फिर से आप सभी लोगों को बता दें ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ अंकित गोयल सर के साथ उतरने जा रही है। अब आप सभी को बता दें, स्कूल आवंटन को लेकर के जो एकमात्र रास्ता विभाग के पास है कि आर्डर मॉडिफिकेशन के ऊपर जो एप्लीकेशन सबमिट की गई है उसको आर्गुमेंट के तहत सही प्रूव करके डायरेक्शन लेना। लेकिन ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि अचयनितों की तरफ से मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की फौज सुप्रीम कोर्ट में 3 तारीख को खड़ी नजर आएगी। कई मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जो अचयनितों की तरफ से ब्रीफ किए गए हैं और उनका पूरा जोर इसी बात को लेकर के है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से चयनितों को कोई छूट ना मिलने पाए और सुप्रीम कोर्ट से स्कूल आवंटन का डायरेक्शन जैसा आदेश ना मिलने पाए। और इसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ 3 अप्रैल को आएंगे दोस्तों और पुरजोर प्रयास करेंगे कि जो है स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन ना मिले, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आर्डर मॉडिफिकेशन के तहत सरकार को स्कूल आवंटन का डायरेक्शन मिल जाएगा, फिर ये पूरा केस जो है वो बिल्कुल निर्जीव हो जाएगा और अचयनित जिस उम्मीद से गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। तो इसलिए उनकी तैयारी पुरजोर रहेगी, किसी भी हाल में स्कूल आवंटन का आदेश नहीं होने देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों को बता दें, जो चयनित साथियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, वास्तव में उस प्रयास की अब जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि एक तरफ आप सभी को बता दें मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं की फौज होगी, दूसरी वही चयनितों की तरफ से केवल सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम और अंकित गोयल सर खड़े होंगे। हालांकि आप सभी को बता दें केवल एक ही मजबूत अधिवक्ता है उनके पास, जो ऐश्वर्या भाटी मैम है, क्योंकि अंकित गोयल सर के होते हुए भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यू का आदेश जारी कर दिया था और वो इसको रोक नहीं पाए थे। तो ऐश्वर्या भाटी मैम क्या अकेले आप सभी को डिफेंड कर पाएंगे, ये एक सोचने का विषय है और इस पर विचार सभी चयनित भाई बहनों को करना चाहिए। और इसलिए आप सभी को बता दें कि 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए
मस्ट होता जा रहा है एक प्राइवेट मोस्ट सीनियर अधिवक्ता का होना। हालांकि आप सभी को बता दें, चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने को लेकर के खींचतान मची हुई है। कई टीमें मैदाने जंग है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अचयनितों के साथ मैदाने जंग नहीं है, वो आपस में ही मैदाने जंग लड़ रही, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। और 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए अभी तक उनकी कोई तैयारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। हालांकि आपको बता दें, विवेक और रवि की जो टीम है उनकी तरफ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि हम मीनाक्षी अरोड़ा मैम को हायर कर लिए हैं। अब पता नहीं उनकी तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम को टोकन मनी दी गई है या नहीं दी गई है। अगर उनकी तरफ से फाइनली मीनाक्षी अरोड़ा मैम हायर हो जाती हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन बात होगी, और वो सुप्रीम कोर्ट में अगर 3 अप्रैल को उतरती हैं तो कहीं ना कहीं पक्ष मजबूती से रखा जा सकता है और स्कूल आवंटन के डायरेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से हम बता दें, जितनी भी टीमें हैं, चाहे आरपी श्रीवास्तव और हों या मोहित द्विवेदी हों, इन सभी की टीमें जो मैदान जंग है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए, उन सभी को अपने ताश के पत्ते खोलने चाहिए। मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नामों को रीओपन करना चाहिए, जिससे जो चयनित भाई बहन है उनको विश्वास बने कि ये अधिवक्ता हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। लेकिन एक चीज की यह सच्चाई हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट काउंसलर बहुत ही मस्ट हो चुका है। अगर वो नहीं जाता है तो आप सभी कहीं ना कहीं ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं मामले में, और केस से आपका वीक पॉइंट जो है यहीं से शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों आप सभी को बता दें, कुछ लोग आप सभी को समझाने का प्रयत्न करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सरकारी पक्षकार है, सरकारी सर्वेसर्वा है, वही पक्ष रखेगी। दोस्तों आप सभी को बता दें, पक्ष रखेगी, लेकिन जो प्राइवेट काउंसलर होंगे वो सरकारी अधिवक्ता के साथ में ब्रीफ किए जाएंगे और साथ ही में रह करके अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। मान लीजिए कि एक पॉइंट उठता है सरकारी अधिवक्ता की तरफ से, तो उसे अपोज किया जाएगा विपक्षी अधिवक्ताओं की तरफ से। तो इसलिए उसको डिफेंड करने के लिए और मजबूती के साथ लड़ने के लिए आपके प्राइवेट अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए। बाकी चयनित लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, उनको सोचने विचारने की और हमारे जैसे लोगों की सलाह देने की कोई जरूरत नहीं। वो खुद सोच विचार कर एक सही फैसला लेंगे और किसके साथ जुड़ना है ये भी वो डिसाइड करेंगे। वहीं आप सभी को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के कल से सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है कि मामला 226 नंबर पर लिस्टेड है और मामले की सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब अगली सुनवाई जुलाई के लिए आप सभी लोग तैयार रहें। तो दोस्तों ये केवल और केवल कोरी कल्पना और अफवाह है। आप सभी को बता दें, 3 अप्रैल जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है उसकी कंबाइंड काज लिस्ट आई है, जिसमें उमेश चंद्र वाली याचिका जो है वो 226 नंबर पर लिस्टेड है। लेकिन आप सभी को बता दें, जैसे आज या कल में कोर्ट वाइज जो है काज लिस्ट आएगी, उसमें आप सभी का मामला लिस्टेड होगा और जल्द सुनवाई होगी। इसको लेकर के जुड़ी अपडेट देख लेते हैं आप सभी लोग। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये 226 नंबर पर लिस्टेड दिखा रहा है और सिविल अपील नंबर 4131 आप 2024 है। उमेश चंद्रा एंड अदर्स के नाम से ये लिस्टेड हुई है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जो 226 नंबर है ये सुप्रीम कोर्ट की कंबाइंड लिस्ट है और जिसमें 226 नंबर पर मामला लिस्टेड है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये कंबाइंड कॉज लिस्ट है, अभी कोर्ट वाइज लिस्ट नहीं आई है। ये 14 मार्च को आ गई थी। कोई परेशान ना हो, 1-2 दिन में कोर्ट वाइज लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद आप सभी को बता दें अपना मामला आप सभी लोग जानते हैं कि कोर्ट नंबर 10 में सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाएगा और कोर्ट नंबर 10 में जो मामला लिस्टेड है वो काफी पहले लिस्टेड किया जाएगा। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस मामले की सुनवाई लंच से पहले हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है उसको लेकर के कोई भी डाउट अपने मन में ना रखें। ये सुनवाई होगी और लंच से पहले होगी, ये भी कंफर्म हो चुका है। जैसे ही आज इसकी कोर्ट वाइज कॉज लिस्ट आती है आप सभी को उसके बारे में जानकारी चैनल के माध्यम से शेयर की जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जीरो जनपद चयनित साथियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में मेन रूप से 2 शाखाएं हैं, एक तो 51 जनपद, दूसरा जीरो जनपद। अब जीरो जनपद के चयनित साथियों के लिए इंपॉर्टेंट सूचना यही है कि आप सभी लोग उसी टीम के साथ जुड़े जो जीरो जनपद की केवल बात करता हो और जीरो जनपद को डिफेंड कर सके, क्योंकि इस भर्ती में जो ये मामले सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है ये डिसाइड होते ही ये क्लियर हो जाएगा कि जीरो जनपद का अस्तित्व इस भर्ती में है या नहीं है। तो इसलिए जितने भी भाई बहन जीरो जनपद की तरफ से चयनित हुए हैं उन सभी को संगठित होकर के एकजुट होकर के एक ही टीम के साथ जुड़ना है, क्योंकि जीरो जनपद को डिफेंड करने के लिए अगर जीरो जनपद की टीम मजबूती से आ रही है तो आप सभी लोग उसी के साथ जुड़ें और अपने आप को भर्ती में बरकरार रखें, वरना आप सभी के नौकरी पर भी
जो है खतरा मंडराने लगेगा। तो जीरो जनपद को बहुत ही मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में हो या चाहे जहां भी हो अपने पक्ष को रखना है। और इसके लिए आप सभी को बता दें, आप सभी जीरो जनपद के चयनित भाई बहनों को कमर कस लेनी चाहिए। चाहे आप 29 वाली काउंसलिंग में हो, चाहे आप 7 जनवरी वाली काउंसलिंग में हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन जीरो जनपद के सभी साथियों को संगठित रह करके एक ही साथ प्रयास करने की जरूरत है। और वैसे आप सभी साथियों को बता दें, लगातार एक मांग उठती रही है कि जीरो जनपद की तरफ से उमेश चंद्रा वाली याचिका जो है 8536 उसे अगर वापस कर लिया जाए तो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसको लेकर के आपको बता दें, मोहित द्विवेदी की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अगर कोई सिक्योरिटी मिलती है जीरो जनपद की नौकरी को लेकर के तो उमेश चंद्रा अपनी याचिका वापस लेने को तैयार है। और 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान उमेश चंद्रा की जो याचिका 8536 है, जो अब सिविल अपील नंबर 4131 हो गई, उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। आप सभी लोग इससे जुड़ी अपडेट देख सकते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, कल ये मोहित द्विवेदी की तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि साथियों 51 जनपद के कुछ अभ्यर्थी और नेताओं की तरफ से एक पोस्ट आई थी, जिस पोस्ट में कहा गया था कि मोहित द्विवेदी के एंड टीम की तरफ से जो उमेश चंद्रा की अपील है 8536 उसे वापस ले लें, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा और चयनितों का स्कूल आवंटन हो जाएगा। मोहित द्विवेदी ने उसको रिप्लाई करते हुए एक जवाब दिया है कि जीरो जनपद के जितने भी साथी हमारे सहमत हों तो एक एप्लीकेशन पर लिख कर दे दें कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अप्रैल को उमेश चंद्रा वाली जो याचिका है या अपील है 8536 उसे वापस करा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो चीजें हैं इस तरीके से निकलकर सामने आ रही। आप सभी को बता दें, अगर उमेश चंद्रा की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट से वापस करा ली गई 8536 तो सभी जीरो जनपद के चयनित साथी और जो नौकरी की उम्मीद करके बैठे हुए हैं उन सभी को बाहर होना पड़ सकता है। क्योंकि इसके बाद चीजें जो होंगी वो हमने पिछले एक वीडियो में सारी चीजों को डिस्कस किया है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और जीरो जनपद पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा इस भर्ती से। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती में जो उठापटक चल रही इस समय, वास्तव में दोस्तों चयनित अभ्यर्थियों के बीच में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी को लेकर के वास्तव में वो सही चीजें नहीं है और उनका बहुत ही नकारात्मक इफेक्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। वहीं आप सभी को बता दें, अभिषेक कुमार दुबे जी की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सचिव सर से मुलाकात की जाए और सुप्रीम कोर्ट में 3 अप्रैल को मजबूत पैरवी की जाए, जिससे 5000 से अधिक चयनित भाई बहनों के स्कूल आवंटन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिल सके। और इसी क्रम में आज उनकी मुलाकात नवनियुक्त सचिव सर से होनी थी, लेकिन आज गुड फ्राइडे का अवकाश होने की वजह से ऑफिस बंद है, इसलिए वो आज सचिव सर से मुलाकात नहीं कर पाएंगे और वो कल प्रयास करेंगे सचिव सर से मुलाकात करने का। और अगर कल भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाती तो मंडे को हर हाल में सचिव सर से मुलाकात करेंगे। और 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगी उसमें सरकार और विभाग की तरफ से मजबूत पैरवी हो, स्कूल आवंटन का डायरेक्शन लेने का हर संभव प्रयास किया जाए, इसके लिए प्रयत्न किया जाएगा। और सचिव सर से रिक्वेस्ट की जाएगी कि एक बार ऐश्वर्या भाटी मैम के साथ तुषार मेहता सर को भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए उतारा जाए। हालांकि आप सभी को बता दें, अब बहुत डिले हो चुका है तुषार मेहता सर को सुप्रीम कोर्ट में उतारने के लिए, क्योंकि तुषार मेहता सर आप सभी लोग जानते हैं सरकारी अधिवक्ता हैं और अगर उनको किसी केस के लिए कोर्ट में भेजना है तो उसके लिए कुछ दिन पहले आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए और उनसे उनकी ब्रीफिंग प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, जिससे वो आपका पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर रख सकें। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक की फाइनल अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है, सभी सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कार्यवाहक अध्यक्ष जो है उनका भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। और इसके बाद आपको बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग की कल पहली बैठक संपन्न हुई। कल की पहली बैठक की जो फाइनल अपडेट निकलकर सामने आ रही वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की एक जो है आशा की किरण के रूप में देखी जा रही है। और कल की बैठक से जो महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव आचार संहिता के बाद नई भर्ती करेगा आयोग। वहीं टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इस बार जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम के सेंटर जिला स्तर पर बनाए जाएंगे या अंतर जनपदीय होंगे, तो सभी खबरों को जानेंगे। इससे पहले आप सभी लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक की फाइनल जो मीटिंग अपडेट है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती की तैयारी में आयोग
शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली बैठक, पद विवरण व अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आचार संहिता खत्म होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी। आयोग के गठन के बाद अफसरों की बृहस्पतिवार को पहली बैठक में पदों के विवरण तैयार करने के साथ अन्य प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। बैठक में 4 सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल और 12 सदस्यों की जल्द बैठक को बात कही जा रही। इसमें आयोग की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा गृजेश त्यागी ने बैठक कर आयोग की कार्यपद्धति व भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर चर्चा की। बैठक में नवनियुक्त 4 सदस्य केसी वर्मा, कीर्ति गौतम, विनोद सिंह, विमल कुमार विश्वकर्मा के अलावा उच्चतर शिक्षा आयोग की सचिव रत्न प्रिया, उप सचिव शिवजी मालवी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रभारी उप सचिव नवल किशोर रहे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पूर्व में विज्ञापित पदों व इनके सापेक्ष आए आवेदनों पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 4100 से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए 13 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे थे। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। ये नीतिगत फैसले, इसलिए आयोग की बैठक में इस पर निर्णय लिए जाएंगे। उच्चतर के अफसर कर्मचारी कल से नए। वहीं आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि आयोग में बैठक में उच्चतर आयोग के अफसरों और कर्मचारियों को नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग मुख्यालय में बैठने के लिए कहा गया है। शनिवार से अफसर और कर्मचारी नए आयोग में बैठने भी लगेंगे। इसके अलावा उच्चतर की फाइलें, दस्तावेज, फर्नीचर आदि सामान भी नए आयोग में लाए जाएंगे। अफसरों ने बताया कि सभी सामान 1 सप्ताह में शिफ्ट कर लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो पहली मीटिंग है वो समाप्त हो चुकी है। अब एक और अगली मीटिंग बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिलेगी, जिसमें केवल और केवल शिक्षा सेवा चयन के आयोग के अध्यक्ष और सचिव के नहीं, सदस्यों की मीटिंग होगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये फाइनल अपडेट है और लोकसभा चुनाव के बाद कुछ बड़े परिवर्तन और बड़ी डिसीजन जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, जिसमें TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है और UPTT 2024 के नोटिफिकेशन को लेकर के जो है फाइनल डिसीजन अगली मीटिंग में लिया जा सकता है। वहीं अब TGT, PGT एग्जाम सेंटर्स को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भर्ती परीक्षा के लिए बने अंतरजनपदीय सेंटर। TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा अंतरजनपदीय कराए जाने की मांग प्रतियोगी छात्रों ने उठाई है। 3 से 4 जिला छोड़कर सेंटर बनाने पर शिक्षा माफियाओं पर रोक लगेगी। शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने दोनों परीक्षाओं की तिथि जारी किए जाने की मांग नए आयोग से की है। हालांकि आप सभी को बता दें, सारी ये परीक्षाएं लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद यानी आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही देखने को मिलेगी। अब कुल मिलाकर के अगली मीटिंग जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की होने वाली है अध्यक्ष और सदस्यों के मध्य, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी और उससे जो अपडेट निकल कर आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट होगी और वहां कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी आज की कोर्ट सुनवाइयों को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS रिजर्वेशन को लेकर के जो है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में एक जो याचिका फाइल की गई थी उस पर महत्वपूर्ण सुनवाई आज लगी हुई है। दोस्तों आप सभी को बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS रिजर्वेशन को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से हाई कोर्ट में ये एक याचिका फाइल की गई थी, जिसमें 10% EWS रिजर्वेशन को जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में लागू करने की मांग की गई थी। हालांकि इस याचिका को सिंगल बेंच से पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था और 10% EWS रिजर्वेशन को लागू करने से स्पष्ट मना कर दिया गया था। लेकिन EWS रिजर्वेशन की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया था और डिवीजन बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS रिजर्वेशन को लेकर के आज महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है। अब देखना यह क्या सिंगल बेंच के आर्डर को डिवीजन बेंच पलटेगी या सिंगल बेंच के आर्डर को ही कंटिन्यू किया जाएगा। आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है EWS रिजर्वेशन के नजरिए से और आज आप सभी को बता दें चीजें क्लियर हो जाएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS रिजर्वेशन लागू होगा या नहीं। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में DV से EWS रिजर्वेशन लागू करने का आदेश आता है तो एक बड़ा उलटफेर भर्ती में देखने को मिलेगा और चीजें जो है वो बहुत कुछ चेंज करेंगी। लेकिन इसकी उम्मीद दोस्तों बहुत कम है, क्योंकि सिंगल बेंच ने जिस बिहाफ पे आदेश निर्गत किया है EWS रिजर्वेशन न लागू करने को, वो कहीं ना कहीं DV में एक नजीर साबित हो सकता और एक बार फिर से EWS रिजर्वेशन की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को डिवीजन बेंच से भी झटका लग सकता है। फिलहाल आज की कोर्ट सुनवाई की जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। अब बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से आदेश आया था कि 12,091 की लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए, लेकिन सरकार इस लिस्ट को
आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, यानी इस लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं करना चाहती थी। इसलिए सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 2 एसएलपी डिवीजन बेंच में फाइल की गई। डिवीजन बेंच में मैराथन बहस कई दिनों तक चली और उसके बाद फाइनली ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद आप सभी को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कई याचिकाएं जो है कोर्ट के समक्ष फिर से रखी गई और उनको सुनवाई के लिए रिक्वेस्ट किया गया। हालांकि उन सभी याचिकाओं को सुनवाई के लिए कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट कर लिया गया है और सभी याचिकाओं पर जो है आज बेंच के रूप में सुनवाई लगी हुई है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12/091 की लिस्ट पर जो डीबी में ऑर्डर रिजर्व है वो आपको बता दें इसी सप्ताह रिलीज होने वाला है और उससे पहले जो जितनी भी याचिकाएं सरकार और विभाग की तरफ से कोर्ट के समक्ष रखी गई उन सभी का निस्तारण करते हुए जो है मामले को पूर्ण रूप से सॉर्ट आउट करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो इससे जुड़ी अपडेट आप सभी को बता दें 72,425 शिक्षक भर्ती में 12/091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर के बाद विभाग की तरफ से कई याचिकाओं पर सुनवाई जो है आज लगी हुई है और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 72,425 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी याचिकाओं को निस्तारित करने के लिए आज जो है रनिंग कोर्ट में सुनवाई के लिए जो याचिकाओं को बेंच के रूप में रखा है। हालांकि आप सभी को बता दें 12/091 की लिस्ट पर ऑर्डर रिजर्व करने वाली बेंच जो है अब चेंज हो गई है। तो देखना यह होगा कि आज हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद आदेश देगी या नेक्स्ट डेट देगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें 72,425 शिक्षक भर्ती से संबंधित कई याचिकाओं को बेंच के रूप में डिवीजन बेंच में आज सुना जाएगा और उसको सुनवाई करने के बाद जो है वो चीजें किस तरीके से निकलकर सामने आती हैं, क्या मामला आज सॉर्ट आउट होगा सभी याचिकाओं को सुनने के बाद या अगली डेट दे दी जाएगी। आज की कोर्ट सुनवाई की जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि 12/091 की लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी पूरी तरीके से सेफ हैं, सुरक्षित हैं, आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई और इन सभी याचिकाओं के आदेश को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट से जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड है। इसलिए आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द आदेश आप सभी के सामने होगा और आप सभी विद्यालयों में अध्यापक के रूप में पहुंचने की तैयारी करें। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।